अब इसके बाद बच्चों हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस करी थी, फोर्स डिपेंडिंग ऑन मीडियम। क्लास जब हमने ये डिस्कस किया था मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि पोलराइजेशन होने की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। मान लो दो फोर्स है, एक फोर्स Q1 है, एक फोर्स क्या है Q2। एक Q1 है, दूसरा फोर्स Q2। तो Q1 Q2 के ऊपर जो भी फोर्स लगाता है इंडिविजुअली, Q1 जो भी Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक, उसके ऊपर तो कोई फोर्स कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। जो फोर्स पहले लगता होगा वही फोर्स बाद में भी लगेगा। लेकिन किसी मीडियम के आने से क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है। क्या होता है बच्चों, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो नेट फोर्स है हर एक चार्ज के ऊपर वो जरूर बदल जाता है, वो जरूर चेंज हो जाता है। ऐसा कल आप लोगों ने समझा था, वो डिक्रीज हो जाता है। मैंने आपको बताया था व्हेन चार्ज आर सबमर्ज्ड इन अ मीडियम द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर डज नॉट चेंज। एक चार्ज दूसरे पे जो फोर्स लगाता है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन ड्यू टू द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन याद आया होगा आप लोग को, मैंने बोला था मान लो ये कुछ मैंने रख दिया यहाँ पे इनके बीच में, तो इसके बीच में ये रखने से क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पोलराइजेशन होगा तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो ये जो पोलराइजेशन होता है इसकी वजह से जो नेट फोर्स होता है उनके ऊपर अब क्या होता है, दो दो फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो नेट फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसा सभी को समझ में आ गया था। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी के आगे हम लोग समझेंगे, इसके आगे क्या है। आइए बेटा, ये चीज हम लोगों ने कल समझी थी और आज हम एक बार दोबारा समझने जा रहे हैं क्या है ये, ठीक। आइए डिस्कस करते हैं। बच्चों कूलम्स लॉ सभी को याद है, कूलम्स लॉ क्या था सभी को समझ में आया था। चलिए अगर जो हम कूलम्स लॉ की बात करें तो क्या है कूलम्स लॉ बताओ। F इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। बच्चों ये जो K है ये क्या होता है बताइए सभी। वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, है ना। बच्चों इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, वेरी गुड, 9 इंटू 10 की पावर 9। इसमें बताओ यूनिट बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बच्चों ये जो K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, अगर जो मैं बात करूं क्या ये किसी चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है आपको, ये आपका डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। तो आप इसके बारे में बोलेंगे डिपेंडिंग ऑन मीडियम। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि क्लास आपने देखा पहले जब दो चार्जेस थे एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा के, मैंने कुछ उनके बीच में कुछ भी रख दिया तो वो क्या एज अ मीडियम वर्क करेगा, कैसा काम करेगा वो, मीडियम। तो कुछ भी उनके उन दोनों चार्जेस को किसी भी मीडियम में रख दिया जाए या उनके बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए, ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज। अब मैं बात करूं फॉर फ्री स्पेस तो उसी के लिए क्या वैल्यू आपकी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। बच्चों अगर जो मैं बोलूं कि सीजीएस में क्या वैल्यू होती है इसकी, तो 1 वैल्यू लिख लेना इसकी सीजीएस में जो होती है, ठीक है। आइए बच्चों एक चीज डिस्कस करते हैं, के की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में क्या है। तो के का फॉर्मूला बताएंगे एक बार सभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है बच्चों के की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन। बच्चों जो एप्सिलॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। क्या बच्चे क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बच्चों अगर जो मैं बोलूं कि फ्री स्पेस के लिए, किसके लिए बच्चों, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया जिसके लिए फ्री स्पेस हो तो क्या इसकी वैल्यू होगी, है ना। आज हम थोड़ा सा एक बार दोबारा से ढंग से समझते हैं कि लास्ट में कल टॉपिक हुआ था, आज एक बार दोबारा हम समझ लेते हैं। ए की वैल्यू
आती कैसे है। तो बच्चों जब आपसे बोला जाए एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे आती है, तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर जो मैं बोलूं इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो इसकी वैल्यू समझिएगी एक बार सभी हम इसकी वैल्यू समझते हैं क्या होती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों ये होती है 8.85 मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी, -12। अगर जो मैं यूनिट की बात करूं तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया सभी को, क्लियर हुआ सभी को। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अब आइए समझते हैं। अगर जो मैं बोलूं आपसे कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए क्या होती है, तो बच्चों ये फ्री स्पेस के लिए होती है आपकी 1। क्या होती है ये 1। और अगर जो कुछ और मीडियम हो गया, क्या हो गया, मीडियम कुछ और हो गया, बदल गया, तो मुझे एक बात बता सकते हो, ये जो आपका एप्सिलॉन है ये कहाँ आता है, के की वैल्यू में डिवाइड में आता है। आपको पता है बच्चों मीडियम आने से नेट फोर्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मीडियम के अंदर रहने से नेट फोर्स डिक्रीज। तो अगर जो मुझे के की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो मुझे ये डिनोमिनेटर इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर जो मुझे के की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो इस डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब अगर जो फ्री स्पेस की बात करें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, और किसी दूसरे मीडियम की बात करें तो एप्सिलॉन आर आपका ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है ग्रेटर देन 1। समझ में आया क्या, पक्का क्लियर हुआ क्या। हाँ, तो हम इसी चीज के बारे में अभी थोड़ा और समझेंगे। फिलहाल के लिए आप अच्छे से समझ गए होंगे भाई ये के का काम क्या है, डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। और इस के की वैल्यू आती कैसे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसमें एप्सिलॉन क्या चीज है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अब इस परमिटिविटी ऑफ मीडियम को निकालते कैसे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नोट। अब इस एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सीजीएस यूनिट क्या है इसकी 1/4 पाई, ये इसकी सीजीएस यूनिट है। एक बार आप लोग नोट डाउन कर लेंगे फिर हम आगे समझेंगे क्या कर लिया, सिर्फ कर लो। हाँ बेटा आएगा, जिस दिन आ जाएगा, अभी कुछ पता नहीं उसके बारे में। चलिए आइए ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग मेरी बात समझिए। कोई आइएगा शुरू करते हैं हम लोग फिर अगला टॉपिक अपना। बच्चों ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि किसी मीडियम के आने से क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं फोर्सेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट, क्या फर्क पड़ता है फोर्सेस पे। ठीक है, फ्री स्पेस में रहने पे क्या होता है और किसी दूसरे मीडियम में रखने से क्या होता है फोर्सेस के ऊपर, इस चीज के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए क्लास ध्यान देते हैं। ठीक, देखिए बच्चों जब भी किसी दो चार्ज की बात करें, एक हमारे पास दो चार्ज है Q1 है, दूसरा चार्ज हमारा Q2 है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट करेंगे, क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। मैं बोलूं इस Q2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस तरफ और Q1 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है इस तरफ। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को क्या। अगर जो मैं बोलूं उन फोर्सेस की वैल्यू अगर जो फ्री स्पेस में हो, कहां पे हो, अगर जो वो तो फ्री स्पेस में होंगे तो वो फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक बार बताइए आप लोग। के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। समझ में आया क्या आप सभी को। आइए बच्चों एक बार और, के की वैल्यू क्या होती है क्लास 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन लिखना चाहिए फ्री स्पेस के लिए या कुछ और लिखना चाहिए, एप्सिलॉन लिखना चाहिए कुछ और। फ्री स्पेस के लिए क्या होता है यहाँ पे
आपको अच्छे से पता है बच्चों, ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू थी आपने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या था आपका Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। जैसा कि हम किसकी बात कर रहे हैं क्लास, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या थी, 1 थी। क्या थी, 1। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, अगर जो इन दोनों चार्जेस को मैं एक मीडियम के अंदर रख दूं, किसके अंदर रख दूं, एक मीडियम, मतलब Q1 है Q2 है, तो आपको पता है सर जैसे मीडियम में रखेंगे इनके ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, ये पोलराइज होना शुरू हो जाएगा। पोलराइजेशन की वजह से नेट फोर्स पे फर्क पड़ेगा, चेंज आएगा, और वो जो चेंज होगा हमें किससे दिखेगा, इस फॉर्मूले से दिखेगा। किससे दिखेगा, इस फॉर्मूले से दिखेगा। क्योंकि अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1, जो कि सिर्फ किस में होती है, 1 फ्री स्पेस में। अब मीडियम कुछ और हो जाएगा, तो मीडियम आने की वजह से क्या होगा, ये जो चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें फोर्स की वैल्यू किसी भी मीडियम के अंदर अगर जो मैं बोलूं क्या होती है, तो बोलोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, जो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम की, एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। सही है क्या बच्चों, इसमें कोई डाउट है क्या, अगर जो फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन आर नहीं होगा, अगर जो कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन आर होगा, क्योंकि हर मीडियम का अलग अलग क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। हर मीडियम का क्या होगा, अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी। आई बात समझ में। अब मैं बोलूं इस फॉर्मूले में और ये जो फॉर्मूला है फ्री स्पेस में फोर्स का, इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ किस चीज का, किसका फर्क है, बस एप्सिलॉन। भाई ये पूरा फॉर्मूला और ये पूरा एज इट इज सेम है क्या, बिल्कुल डिट्टो सेम है, एक ही चीज तो नहीं है उसके अंदर, एप्सिलॉन आर। तो मैं बोल सकता हूँ भाई इन सब की जगह मैं यहाँ पे अगर जो लिख दूं एफ और नीचे लिख दूं एप्सिलॉन आर, तो क्या अभी कोई बात बदल जाएगी, क्या आपको लगता है कुछ बदल जाएगा, नहीं ना। एक ही चीज तो आई थी इस फॉर्मूले में, एक ही चीज तो नहीं थी, वो कौन सी चीज थी, एप्सिलॉन आर। तो जब भी किसी मीडियम में किसी चार्ज को रखा जाता है तो उसका जो फोर्स होता है जो फ्री स्पेस में लगता है उसका कितना टाइम्स वो डिक्रीज हो जाता है, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। बेटा अगर जो चार्जेस को किसी और मीडियम में रखोगे तो फोर्स कितना टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स। समझ में आई सभी को बात, थोड़ी आई समझ में, पूरी आई समझ में। कहां से, स्टार्टिंग से। बेटा ध्यान से सुनेंगे एक बार दोबारा मैं बता रहा हूं। बेटा फोर्स का फॉर्मूला कल यही पढ़ के गया था, याद अच्छे से बच्चों। फोर्स में ये जो के की वैल्यू होती है कल भी मैंने बताई थी, आज भी मैंने अभी दोबारा बताया स्टार्टिंग में, वो होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब आपको अच्छे से पता है एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन। अब मैं आपसे बोलूं बेटा एप्सिलॉन आर की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए कितनी होती है, तो बेटा फिक्स है, वो कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। तो एप्सिलॉन आर की जगह 1 रखा तो ये फॉर्मूला, बात आई समझ में। लेकिन ये जो चीज बनी है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनी है, फ्री स्पेस, ठीक है, जब कुछ नहीं होगा चार्ज के आसपास कुछ नहीं होगा, फ्री स्पेस। और अगर जो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया जाएगा, किसमें रख दिया जाएगा, किसी मीडियम में, तो मीडियम में रखने के बाद वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा, उस मीडियम का जो एप्सिलॉन आर होगा वो यहाँ पे पुट होगा। बात सही है कि गलत, सही है। हाँ अच्छा, अब मैं बोलूं इसमें और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है, तो बोलेगा एक ही चीज का, साइलेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे एफ की वैल्यू थी वो यहाँ लिख दी, इन सभी की जगह सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे, बात समझ में आ गई। तो हमसे बोला जाए मीडियम में रखने के बाद फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है, तो आप बोलोगे सर डिक्रीज हो जाता है, कितना टाइम्स हो जाता है, 1/। अच्छा समझ में आ गया आप सभी को, कुछ पूछना है इसके में बताओ, हाँ पक्का। अच्छा बेटा, हाँ अच्छा हाँ लिख लो। एक चीज मुझे बताओ भाई, फ्री स्पेस में था, खाली पड़ा हुआ था, कुछ नहीं था, तो ये फोर्स था, मीडियम में रखने से ये फोर्स है। आपको पता है भाई फोर्स पहले से अब क्या हो गया, चेंज।
कैसा, किस वे में चेंज हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज? क्या हुआ है? डिक्रीज। डिक्रीज किसने करवाया? मीडियम ने। कैसे, क्या करके? पोलराइजेशन। क्या करके? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जब हुई थी तो पोलराइजेशन की वजह से फोर्स कितना लगाया मीडियम ने, क्या ये चीज भी हम निकाल सकते हैं? चलिए निकाल के दिखाते हैं बच्चों। हमें पता है पहले जो फोर्स था वो क्या था? F था। पहले जो फोर्स था वो क्या था? F। अब जो मीडियम में रखने से अब वो फोर्स कितना हो गया? Fm हो गया। मीडियम में रखने से वो फोर्स कितना हो गया? Fm। तो बच्चों जो पहले फोर्स था और जो मीडियम में रखने से जो फोर्स है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? इससे हमारा जो जो पोलराइजेशन की वजह से फोर्स लगा है वो आ जाए। बात समझ में आएगी? बात समझ में आएगी नहीं आई? दिक्कत हुई इसमें कहीं पे समझने में? बेटा इसकी वैल्यू पता है क्या सभी को? इसकी भी वैल्यू पता है क्या सभी को? अच्छे से क्लियर है क्या सभी को? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि भाई देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है F अपॉन एप्सिलॉन R। तो बच्चों जो मीडियम ने फोर्स लगाया है वो कुछ और नहीं होगा, वो 1 माइनस में, ठीक है, वो 1 अपॉन R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस में 1 अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, अब नोट कर लो इसको क्लास। आइए जिस भी बच्चे को डाउट है वो एक बात का वैलिड है दो जगहों पे, एक तो स्टैटिक चार्ज, दूसरा कैसा चार्ज हो जाना चाहिए? पॉइंट चार्ज। अगर जो स्टैटिक और पॉइंट चार्ज है तभी आप ये लगा सकते हो, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब ऐसा क्यों है भाई, ध्यान से समझना सब। ऐसा क्यों है, इस चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो भाई स्टैटिक का मतलब चार्ज है, स्टैटिक का मतलब चार्ज है, और पॉइंट चार्ज का मतलब जिसका मतलब साइज हो ही ना कुछ। पॉइंट चार्ज का मतलब जिसका कुछ भी साइज ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। आइए बेटा सबसे पहले क्या आप लोग सोच पा रहे हो भाई रेस्ट पे रहना क्यों जरूरी है? आप लोग में से कोई बच्चा ऐसा बता सकता है भाई चार्ज रेस्ट पे रहना क्यों जरूरी है? आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं, रेस्ट पे रहना क्यों जरूरी है। बेटा किसी के दिमाग में वो आ रहा हो? ओके, सबसे बड़ा जो रीजन है इसका वो समझो। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई भी दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, क्या फोर्स, क्या फॉर्मूला उसका बताओ? बेटा रेस्ट पे होना चाहिए दोनों तभी ये फोर्स लगेगा। जब ये मोशन में आ गया बेटा, तो चार्ज जब मोशन में आता है तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वेरी गुड, क्या बन जाता है वो? मैग्नेट बन जाता है। और मैग्नेट बनने के बाद दूसरे वाले पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगाता है। कैसा फोर्स लगाता है? मैग्नेटिक। तो समझ में आया चार्ज का रेस्ट पे रहना जरूरी क्यों है? क्योंकि मोशन में आते ही वो क्या बन जाएगा? मैग्नेट। तो कूलम्ब फोर्स तो लगाएगा, मैग्नेटिक भी लगाने लगेगा, और वहां पे हमारी कैलकुलेशन फिर फेल हो जाएगी। समझ में आया लिमिटेशन पहला? अब भाई आइए अब दूसरा समझते हैं पॉइंट चार्ज। बेटा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सभी ध्यान से समझेंगे। बच्चों मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर कुछ इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, बराबर बराबर चार्ज हर तरफ बटा हुआ था, है ना बच्चों? अब क्या हुआ, हम इसके पास लेके आए एक पॉइंट चार्ज। ठीक है भाई, ये पॉइंट नहीं है लेकिन दूसरा वाला कोई चार्ज है, ये भी क्या है आपका? एक पॉजिटिव चार्ज है। बेटा आपको लग रहा होगा सर क्या फर्क पड़ता है, हम मान लेंगे इसका सेंटर यहाँ बीच में है, यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस मान लेंगे, और हम फोर्स की वैल्यू बता देंगे सर के Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर, ऐसा कर देंगे सर और हमारा फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। पर बच्चों ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा समझते हैं। बेटा आपको तो अच्छे से पता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को तो सारा जो पॉजिटिव चार्ज है रिपल्शन की वजह से पहले तो कहां पे भागना शुरू कर देगा? पीछे भागना शुरू कर देगा। जब वो पीछे भागेगा तो यहाँ पे कुछ ही चार्ज बचेंगे, ठीक है, और इस तरफ क्या होगा? इस तरफ खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ऐसा करने से बच्चों पहले पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये था, पहले पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये था, अब पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर वहां रहेगा या खिसक जाएगा? पहले जो डिस्टेंस था वो ये था R, और अब जो डिस्टेंस है क्या वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा?
बढ़ जाएगा बच्चों। और जब ये डिस्टेंस आपका बढ़ गया मतलब आर आर डैश की वैल्यू जब आर डैश आर से बड़ा है तो आप लोग ये बात कह सकते हो कि सर अगर जो आर बढ़ जाएगा तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, या आर बढ़ जाएगा तो ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। नहीं आई बात समझ, नहीं आई ना समझ में, नहीं आई, आ गई पक्का। तो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और चार्ज का सेंटर पीछे शिफ्ट हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा, हमारा जो जो फोर्स एक्चुअल होगा वो क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, वो जो एक्चुअल फोर्स है वो कम है किससे, जो इस फॉर्मूले से आने वाला फोर्स है। मेरी बात क्लियर है क्या सभी को, पक्का क्लियर है। तो बच्चों आपको क्लियर है तो मुझे बताएंगे अगर जो पॉजिटिव की जगह कैसा चार्ज आता, पॉजिटिव की जगह बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाता, कैसा चार्ज आ जाता, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज आने से क्या फोर्स बढ़ जाता, कैलकुलेटेड फोर्स से बढ़ जाता या घट जाता, यहाँ पे कैलकुलेटेड फोर्स से ये क्या है और वहां पे फिर क्या होता वो ज्यादा। अब आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। बेटा अगर जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता पॉजिटिव की जगह क्या होता नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव चार्ज क्या करता उसके सारे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्शन की वजह से अपने पास बुला लेता, सारे के सारे इकट्ठे यहाँ हो जाते और यहाँ पे बचते थोड़े से चार्ज। अब इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो कि पहले बीच में हुआ करता था वो बीच में ना रह के उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब जो पहले जो डिस्टेंस जो कि आर हुआ करता था आर डैश अब उससे क्या हो जाएगा, छोटा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम। और आपको अच्छे से पता है बच्चों अगर जो ये आर से घट गया, आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, थोड़ी आई पूरी आई, पक्का आई है, नहीं आई है तो पूछ लो भाई, पक्का क्लियर। चलिए आ रहा है समझ में, लग रहा है कुछ ढंग की चीज पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा नोट कर रहे हो, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। आइए समझते हैं क्या बात बता रहा हूं मैं आप लोग को। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ध्यान देते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है आज भी पढ़ रहे हैं दोबारा, ठीक है। तो इसका एक ही कहना है, when in a system, when in a system there are more than two charges, then net electrostatic force on any charge can be given by the vector sum of all individual forces acting on it by independent charges of system। आइए बेटा ये भारी भरकम सेंटेंस का मतलब बड़े आसान तरीके से समझते हैं क्या है। ठीक है पहले बताओ ज्यादा स्मॉल तो नहीं लगा तुम लोग को, पढ़ पाते हो तुरंत छोटा ना, बता देना मैं इनका टेक्स्ट का साइज बढ़ा दिया करूंगा अब दिक्कत आती है। चलिए क्लास आप ऐसा समझिए, मान लो कोई ये क्यू चार्ज है, सपोज हमारे पास एक क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज को ये Q1 जब क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। एग्री करते सब इस बात से, है ना। अब एक Q2 चार्ज है, ठीक, वो भी क्या करेगा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसको हम मान लेते हैं R1 वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं R2 वेक्टर, ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। और मान लेते हैं ऐसे ही कोई Q3 चार्ज भी है, Q3 चार्ज भी क्या करेगा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और अगर जो बोलूं किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, वो भी इसको क्या करेगा रिपेल करेगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चों मान लो एक Q4 चार्ज है, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाए। ऐसे बच्चों कितने भी चार्ज हो हर चार्ज फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। तो आपसे बोला गया ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि जो नेट फोर्स होगा बच्चों, क्या नेट फोर्स, वो क्या होगा सबका वेक्टर सम। जो Q1 ने लगाया उसको मान लेते हैं F1 वेक्टर, जो Q2 ने लगाया उसको मान लेते हैं F2, जो 3 ने लगाया उसको F3, और ये जो 4 लगा रहा है उसको
ऐसे करते करते कई सारे वेक्टर्स होंगे, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ऐसे करते करते सबका जो वेक्टर सम होगा, है ना, हम ये 4 ना मान के इसको क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, है ना, क्या मान लेते हैं, n। सारे जो फोर्सेस का वेक्टर सम होगा वही क्या होगा बच्चों, वही क्या होगा क्लास F। समझ में आ गई बात बच्चों? अगर तुम्हें बोलूं सबका वेक्टर फॉर्म याद करो और मुझे बताओ, वही मैं यहाँ लिखूंगा, बताओ के लिखूंगा और क्या लिखूं, क्यू लिखूंगा और क्यू इंटू Q1 लिख दिया, अपॉन में आर क्यूब और आर वेक्टर कौन सा, 1 वाला। सही है क्या बच्चों, सही है क्या क्लास? अच्छा, प्लस आगे बताओ के क्यू Q2 R2 वेक्टर अपॉन में R2 क्यू। बहुत बढ़िया। तो के क्यू Qn Rn वेक्टर अपॉन में Rn का क्यूब। क्या प्यारे बच्चों, सभी को ये बात समझ में आ रही है क्या लिख रहा हूं मैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हो रहा है क्या सभी को? चलिए नोट कर लीजिए एक बार आप लोग फिर। क्लास अब हमारे सामने टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जिसको मैं बताना चाहूंगा इस टॉपिक के बाद। हाँ बेटे, जैसे ही हमारा ये कूलम सोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेटा, आप लोग कहीं पे पढ़ रहे होगे, कहीं स्कूल वगैरह में, तो देख रहे होगे टीचर ने फटाक से यहाँ पे लाके खत्म कर दिया ना। इसके बाद ही हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होगा, ठीक है, जिस वे में हमें क्वेश्चंस करने उस तरीके से, है ना। जो हमारे पास 10-15 दिन से पढ़ने वाले बच्चे, उनको पता है मैं ऐसा ही करा रहा हूँ, पहले टॉपिक समझाने के बाद क्वेश्चन, है ना। चलिए बेटा, ये देख, इसके बाद ना ये इक्विलिब्रियम के बारे में वैसे तो तुम लोग को पता है, क्या डाल रखा मैंने स्लाइड, क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चंस का दौर शुरू होगा। बस ये कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है मुझे आप लोग को, और आप लोगों ने सुनना समझ के आगे जाना है। आइए बेटा, आप लोग स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में सब बच्चे जानते हैं क्या? नहीं भी जानते हैं तो आज जान जाएंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डज द मीन बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों, किसी भी चीज के ऊपर जब नेट फोर्स 0 हो, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं क्लास, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? किसी भी चीज के ऊपर नेट फोर्स क्या हो तो उसको हम किस में बोलेंगे? कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं? बेटा स्टेबल अनस्टेबल का मतलब पता है तुम लोग को? हाँ बेटा, आप बोलते ना स्टेबिलिटी कब आती लाइफ, जब आप अच्छे, आपके पास 8 डिजिट्स में सैलरी हो आपकी, है ना, महीने की, दिन की हो तब तो और अच्छी बात है ना, लेकिन 8 डिजिट्स में सैलरी हो और क्या ना हो, चलिए बेटा वो भी होनी चाहिए बेटा। हम कितने भी बात करते हैं लेकिन अंदर से हम भी जानते हैं कि हमें हमारे साथ जिंदगी में अच्छा ही होना चाहिए, है ना। इसी उम्मीद में सभी करते हैं शादी, यही उम्मीद का कारण है कि अच्छा होगा कुछ ऐसे ही। चलिए बेटा, आइए बेटा, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझने से पहले क्या आप लोग ये तीनों चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा? इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? ये न्यूट्रल। ये वाला है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या है, अनस्टेबल। कहने का मतलब इस बॉल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाए तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। इसकी पोजीशन में बहुत ड्रास्टिक सा चेंज आ जाएगा। हल्का सा मैं इसमें अगर जो एक मीटर भी हल्का आगे रख दूं, छोड़ दूं, फिर एक मीटर क्या, 0.1 सेंटीमीटर क्या, 1 मिलीमीटर आगे रख दूं, तो भी ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसकी पोजीशन में चेंज आएगा। और इसकी बात करूंगा 8 क्या 10 सेंटीमीटर भी मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो कुछ देर ऐसे घूमकर ये यहाँ पे रेस्ट कराएंगे। और इसको मैं अगर जो मान लो 1 सेंटीमीटर आगे रखता हूं तो 1 आगे पहुंच जाएगा, 2 आगे रखूंगा तो 2 आगे पहुंच जाएगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आइए बेटा, ये हमारे सामने ये जो पिक्चर है इससे आपको क्लियर होगी कुछ बहुत सारी चीजें। जैसे बेटा क्या है यहाँ समझेंगे।
यही स्टेबल और अनस्टेबल यही चीज दिखा रहा है ये भी आप। ठीक, आइए इस चीज के बारे में समझते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि क्लास ना मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी ना हमारा टॉपिक का आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा टॉपिक सर ने कराया है। बेटा एक्चुअल में जो सिलेबस में हमारा टॉपिक है ना, उस हिसाब से देखेंगे ना तो हमने बाकी सारे टॉपिक्स के बेसिक्स कर लिए यहाँ। अब जैसे हम वहां पर उन टॉपिक्स पे जाएंगे ना तो हम लोग स्मूथली में जाने वाले हैं बड़ी तेजी से। चाहे पहला चैप्टर हो चाहे चौथा चैप्टर, ये सारी चीजें काम आने वाली है। आइए इस चीज के बारे में क्लास क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझेंगे आप सभी लोग जो मैं टॉपिक समझा रहा हूं। आइए क्लास, बेटा ध्यान देंगे सभी, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों से मैं जवाब भी मांगूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन सुन के उसका जवाब भी देंगे। ठीक, आइए सपोज बच्चों आपको दिया हुआ है एक प्लस का Q1 चार्ज, प्लस का Q1 चार्ज, और एक हमको दे रखा है यहां पर भी प्लस का Q1 चार्ज। बेटा आपको मैं बोलूं एक Q2 चार्ज को बीच में रखो, तो बेटा ये इक्विलिब्रियम में आया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा ये, बिल्कुल बीच में रखूंगा तो हाँ, ये भी पॉजिटिव, मैंने इसको बिल्कुल बीच में रख दिया, क्या स्टेबल, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ पक्का है, इसकी ये पक्का इक्विलिब्रियम में है। अब हम समझते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, इस बात को समझते हैं सभी। ठीक है बच्चों, अगर जो मैं इस Q2 को थोड़ा सा इस तरफ क्या करूं, मूव करा दूं, यहां ले आऊं, मैंने क्या किया इस Q2 को यहां से मूव करा के, बात समझ में आ रही सभी को? यहां आने के बाद कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, Q1 ज्यादा लगाएगा या ये वाला Q1 लगाएगा या ये वाला Q1? अगर जो मैं यहां पर लेके आता हूं उस चार्ज को, तो यहां पे आने के बाद ये वाला फोर्स जो होगा, जो किधर लगा रहा होगा, राइट साइड में, और ये वाला किधर लगा रहा होगा, लेफ्ट साइड में। तो आपसे मैं पूछूं कौन सा ज्यादा होगा, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला? लेफ्ट वाला ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? अगर जो ये कहां पे हो, पॉइंट ए पर हो, और अगर जो वो बी पर हो, कहां पे हो, इस बी पर, तो यहां पे एक फोर्स इधर लगेगा राइट में, हाँ बता रहा हूं, और एक फोर्स इधर लगेगा लेफ्ट में। देख बेटा नहीं आया समझ में? यहाँ पे Q2 चार्ज है, मैं उसको उठा के किधर ले आया, इस पॉइंट पे ले आया, यहां लेकर आएगा तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, ये वाला ज्यादा रिपेल करेगा, वो वाला ज्यादा, तो मतलब लेफ्ट की वैल्यू यहां पर ज्यादा है, किससे, राइट से। और यहां पर कौन ज्यादा होगा, बेटा ध्यान दे, यहाँ पे कौन ज्यादा होगा, फोर्स जो राइट साइड में है वो ज्यादा होगा किससे, लेफ्ट साइड से। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, ये किधर डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे Q2 डिस्प्लेसेस किधर, टुवर्ड्स, इसकी तरफ, टुवर्ड्स किस तरफ गया, ये राइट साइड में गया, टुवर्ड्स राइट, और यहाँ पे किस तरफ आया वो, ठीक है, Q2 डिस्प्लेसेस टुवर्ड, किस तरफ यहाँ पे आया है, लेफ्ट में। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे ले जाकर इसको छोड़ दिया, क्या किया उसको हमने, छोड़ दिया, तो इधर रिपल्शन हो नहीं ज्यादा, इधर रिपल्शन ज्यादा होगी तो इधर से वापस आ जाएगा, फिर वापस आने के बाद जब यहाँ आ जाएगा तो फिर कौन ज्यादा रिपेल कर रहा है, ये वाला ज्यादा रिपेल कर रहा है, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, वापस इधर पहुंच जाएगा, इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसा होता रहेगा, और फिर कुछ टाइम के बाद इधर उधर आते रहते, फिर वो बीच में, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। ठीक है, तो जब आपका Q2 एक पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज Q2, ठीक है, ये अलग लाइन है बच्चों, ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग द Q, तो Q2 किस में होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, किस में होगा वो, स्टेबल। ये बात समझ आ रही है?
पक्का आई है, पूरी आई है। हाँ, लेकिन बच्चों अगर जो मैं बोलूं कि भाई ठीक है, अगर जो मैं बोलूं यहां पर इसी चीज को, नहीं हुआ, बात नहीं बनी, छोड़ो, नहीं बनी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर जो ये Q1 है, ये भी क्या था आपका, Q1 था। बेटा ध्यान से सोच के बताना मुझे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बीच में हमने प्लस का Q2 रखा था, सही है क्या बच्चों? अब इस Q2 को, अब इन दोनों दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, मैं इससे परपेंडिकुलर मूव कराऊं, उसको किधर मूव कराऊं इससे? बेटा सोच के बताओ, अगर जो मैं इससे इसको परपेंडिकुलर यहां लेकर गया तो ये Q1 इसको किधर रिपेल करेगा? इस तरफ रिपेल करेगा, और ये इसको किधर रिपेल करेगा? बेटा ये किधर निकल के चला जाएगा, फिर किधर चला जाए? ऊपर चला जाए, समझ रहे हो ना? उन दोनों ने ऐसे इसको दबा के रखा। सोचो मैं क्या करूं, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे दोनों को दबाऊं मैं, कोई आए बीच से ऐसे ऊपर, तो क्या होगा, वही चीज ऊपर उछल जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब इन दोनों चार्जेस को मैंने पकड़ के ऐसे रखा हुआ है, बीच में Q2 को मैंने ऐसे दबा, अब मैंने किसी ने ऐसे आके हल्का सा Q2 को ऐसे ऊपर हाथ मार दिया, तो Q2 एकदम से हवा में चला गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या होगा फिर, आप क्या बोलेंगे? एज Q2 moves away from equilibrium position, if displaces, क्या लिखा ये, थोड़ा करेक्ट कर देना, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग चार्जेस, इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों समझ में आई बात? थोड़ी आई, पूरी आई, पक्का आई है? चलिए ठीक है, आपको बस ये लाइन लिखनी है तो लिख लीजिए, आपको बस ये समझना था, समझ लिया आप लोग? ये किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है, आखिर में हो कैसा रहा है? लेफ्ट राइट में डाउट है, लेफ्ट राइट वाले में डाउट है? बेटा इतना सही है ये चीज, किधर आने पे लेफ्ट राइट में डाउट है, इस इधर आने पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, ये ज्यादा रिपेल करेगा, इधर आने पे ये ज्यादा रिपेल करेगा, तो बस फिर इसी वजह से क्या करता रहेगा, बीच में ऑसिलेट करता रहेगा।